डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने इससे पहले पढ़ ली हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सिमिलर हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह है जो कि हमने डिस्कस की है इससे पहले वाले लेक्चर में। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जब भी किसी आप सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। देखिए, एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब उस प्योर सॉल्वेंट वाले कंपोनेंट में आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाइए, तो उस सॉल्वेंट जो कि अब प्योर नहीं रहा, अब सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। दैट डिक्रीज इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जरा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं हम इस चीज को। देखिए, कल भी हमने ग्राफ बनाया और आज भी हम ग्राफ बनाते हैं। कल हमने यहां पे वेपर प्रेशर लिया था, सिमिलरली आज भी हम वेपर प्रेशर इस एक्सिस पे लेंगे और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर को। उस एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया और इस एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं। हमने सबने देखा कि हमारे जो प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ होता है वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, वो ऐसा होता है। ठीक है, ये है हमारे प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ। दिस इज अवर प्योर सॉल्वेंट ग्राफ। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ मतलब ये ऐसा शो कर रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मोर ओवर हम ये भी जानते हैं कि अगर प्योर सॉल्वेंट के बीच हम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दें तो ऐसी सॉल्यूशन बनेगी जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ग्राफ से क्या होगा, कम होगा। मानते हैं आप इस बात को? तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से नीचे ही होगा ना। तो यह मतलब ये शो कर रहा है कि हमारी ये सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। इस सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है तो ये इस प्योर सॉल्वेंट से नीचे है। ये कल भी हमने पढ़ा, यहां तक सिमिलर है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं किसके लिए, अपने सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, देखिए, फ्रीजिंग, जहां फ्रीजिंग का कंसेप्ट है वहां जहां फ्रीजिंग का कंसेप्ट होता है वहां तो सॉलिड होते हैं। जहां हमारा बॉइलिंग का कंसेप्ट होगा तो वहां तो हमारा क्या होगा, वेपर का कंसेप्ट था। ठीक है, तो अब सॉलिड का एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट, ये हमारा है सॉलिड सॉल्वेंट, लेकिन सॉलिड सॉल्वेंट हमारा प्योर है, सॉलिड प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन है, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन ये है, ये हमारे प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, ये हमारे सॉल्यूशन की लाइन है जिस सॉल्यूशन में हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है। अब जरा देखिए, सॉलिड सॉल्वेंट भी तो हमारे वेपर बनाएंगे। देखिए, आप जानते हैं सब्लिमेशन वाला एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही एक लाइन है जिसमें हमारा सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेंशन किया हुआ है। एक पॉइंट आप देखिए ऐसा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और हमारे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल है। इस पॉइंट पे हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और हमारे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल है। उसको पढ़ने से पहले एक बार फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो देखिए। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट की। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का, हमारा वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट किस फॉर्म में है सर? प्योर सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में। आराम से देखिए, ठीक है, दिस इज अवर प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट किस फॉर्म में है? प्योर सॉल्वेंट ये सॉलिड फॉर्म में है। और एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे हमारा प्योर सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, और इसी पॉइंट को तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझिए आप, यही तो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर ये और हमारे सॉलिड प्योर का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे किसका?
प्योर सॉल्वेंट का। तो हम इसे मेंशन करेंगे TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है तो TF नॉट लगा दीजिए। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूं यहां तक, इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये लाइन ऐसे आएगी। अब ये ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन भी तो हमारी लिक्विड स्टेट में है बच्चे, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ये और सोल्यूशन हमारी याद रखिए प्योर नहीं है, ठीक है, वो इम्प्योर है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं TF नॉट। और इसको हमने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये है हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिए TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है, आराम से देखिए कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे है कहीं, और प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट पीछे जा रहा है, टेंपरेचर से पीछे जा रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। दिस डिक्रीज इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी डिक्रीज को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कल हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा T B से रिप्रेजेंट किया था, आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल, और ये पॉइंट है जहां लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट आया प्योर सॉल्वेंट के लिए, और सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहां होगा, जहां लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, वो तो यहां पे होगा। और द चेंज इन द डिफरेंस बिटवीन दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा TF किसके बराबर होगा, यहां से देखिए वो TF नॉट माइनस TF। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये फॉर्मूला हुआ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट से ये कहा गया कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल m, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी के इक्वल होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या है जरा ये बताइए। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और कौन सा सोल्यूट डाल रहे हैं हम यहां पे, नॉन वोलाटाइल, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिवाइडेड बाय, हम लेते थे याद है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो मास सॉल्वेंट का किस में लेते थे, केजी में लेते थे। तो देखिए डेल्टा TF डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे, और ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कि मोल पे डायरेक्टली डिपेंड करें उन्हें क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा TF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए तो कांस्टेंट लगाइए KF कांस्टेंट लगाया, और साथ में हमारा M अभी भी है। व्हाट इज KF? अब KF क्या है, KF है हमारा एक कांस्टेंट जिसका नाम है, KB कल कांस्टेंट था, उसका नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, आज भी KF कांस्टेंट है, उसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम भी है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने बोला कि KF को डिफाइन करिए, ठीक है, KF क्या है, तो आप KF को कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखिए KF को कैसे डिफाइन करेंगे। आपको ये पता है डेल्टा TF किसके बराबर है, KF इंटू M, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, मोलैलिटी M को 1 पुट कर लीजिए, मोलैलिटी को 1 पुट करेंगे तो डेल्टा TF किसके बराबर आएगा, KF के बराबर आएगा, या यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं KF किसके बराबर है, डेल्टा TF के बराबर। अभी मैंने बोला डेल्टा TF है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और मैंने कहा KF हमारा क्या है, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF को डिफाइन करिए, KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज
इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1। ये होगी डेफिनेशन, और ये सारी की सारी डेफिनेशन नोट्स पे हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे देख लीजिए वहां से, ठीक है। तो यहां पे हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन, और यहां पे सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट हमने खत्म किया। आइए शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन को। डेरिवेशन शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। आज भी यही कहने वाला हूं। स्टार्टिंग में जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है डेल्टा टी एफ, ठीक है। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा प्रेशर पे। देखिए, जितना ज्यादा आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, और उतना ज्यादा अगर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा तो उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो होगी बात, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। मोर ओवर, बार बार मैंने आपको कहा रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे मोल्स पे। जितना ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा प्रेशर, जितने कम मोल उतना कम प्रेशर। मानते हैं आप, पर जितने वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उतना कम प्रेशर होगा। लेकिन हम रोल्ट लॉ हम देखते हैं, रोल्ट लॉ वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। तो डेल्टा पी डायरेक्टली डिपेंड करता है जीटा बी पे, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब जरा यहां से हम फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को रिलेट करते हैं, तो वो किसके बराबर है? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट के कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट के साथ जीटा बी। अब जीटा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बार बार बोला है आपको मैंने। तो डेल्टा टी एफ की जगह आगे के, और के की जगह आगे जीटा बी की जगह आप पुट करेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, क्लियर है। अब हम सॉल्यूशन जो डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम नेग्लिजिबल मानते हैं या ना के बराबर मानते हैं। तो इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 3 में से आपको नेग्लेक्ट कर रहा है N2 को। तो जैसे ही आप N2 को नेग्लेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन ऐसे आएगी K इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1, क्लियर है। K इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। मोर ओवर हम ये भी जानते हैं N1 हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस N1 की जगह आपको ये पुट करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई N2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन M1। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू K इंटू N2 डिवाइडेड बाई W1, N2 डिवाइडेड बाई W1, और साथ में क्या है हमारा? M1, क्लियर है। अब जरा इसको गौर से देखिए, ये क्या है? ये कल भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स, N है नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ W1, 1 क्या है? सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 डिवाइडेड बाय W1, ये तो हो गया मोलैलिटी, ठीक है, ये तो मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी है। तो आपको पुट कर लीजिए इसको इसमें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई M डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। अब जरा देखिए, K क्या है? कांस्टेंट है, और M1 क्या है? M1 मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का, वो भी कांस्टेंट रहता है। हर जगह मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट मतलब कोई भी सॉल्वेंट ले लो, वाटर ले लो, उसका मॉलिक्यूलर मास, हर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, हर शुगर का मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इंटू K इंटू M1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम लिख सकते हैं K मल्टीप्लाई बाय M1, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट निकल के आएगा, उसका नाम है KF। अब इस चीज को इसमें पुट कर लीजिए जरा। तो जैसे ही हम डेल्टा TF इसको K मल्टीप्लाई M1 की जगह KF लिखेंगे, यहां लिखेंगे KF और साथ में हमारा M,
ये निकल के आई हमारी फाइनल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और M हमारी क्या है, मोलैलिटी। तो यहां से हमने डिराइव किया अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेरिवेशन को। तो फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारे सिलेबस में ये भी है। तो कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हम जानते हैं कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी होती है M, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, kg लिख लीजिए kg। लेकिन अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर है। N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 1 सॉल्वेंट के लिए 2 सॉल्यूट के लिए, N नंबर ऑफ मोल, W मास, ठीक है, वेट ग्राम, ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा जी, अब जरा देखिए इसी चीज को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई W1। कैसे, N2 क्या है सर, देखिए N2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो N2 की जगह W2 अपॉन M2 लिखा ना, N2 की जगह W2 अपॉन M2 लिखा, W1 नीचे ही है और 1000 ऊपर ही है, क्लियर है, लिख सकते हैं। अब मोर ओवर हम ये भी चीज जानते हैं, अब ये भी हमने देखा, तो डेल्टा TF है वो किसके बराबर है, KF मल्टीप्लाई बाय M, जानते हैं आप, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी के बराबर है। बस इस इक्वेशन को आपने यहां पुट करना है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को आप यहां पुट करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी की वैल्यू ये रखी हुई है, रखिए W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1। हमने क्या देखना है, हमने M2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालना है। M2 को ले आइए यहां पे, डेल्टा TF को ले आइए यहां पे, तो M2 ले आए यहां पे, और बाकी जहां है वहीं का वहीं रखिए, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF ले आइए यहां पे, डेल्टा TF लाया यहां, और साथ में W1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोर ओवर मैं ये भी बता दूं, जो M2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो यहां पे हमारी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिए बड़ा ही इजी कंसेप्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, सेम बिल्कुल हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।